कभी सोचा है कि वैज्ञानिक सिर्फ एक ट्यूब में रखे साफ से लिक्विड को देखकर किसी मॉलिक्यूल यानी अणु का पूरा 3D नक्शा कैसे बना लेते हैं? आज हम इसी हैरान कर देने वाले सफर को देखने वाले हैं, एक छोटी सी बूंद से लेकर एक पूरी की पूरी संरचना तक। जरा सोचिए, ये जो लाखों डॉलर का एक्सपेरिमेंट है ना, वो बस इतने से 0.6 मिलीलीटर लिक्विड से शुरू होता है। ये एक इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है कि यहाँ एक जरा सी भी चूक पूरा का पूरा नतीजा बिगाड़ सकती है। मतलब यहाँ हर बूंद कीमती है। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा होता है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक परफेक्ट सैंपल तैयार करना, फिर मशीन के साथ एक तरह का संवाद करना, उसके बाद सिग्नल को स्पेक्ट्रम में बदलना, मॉलिक्यूल्स के आपसी जुड़ाव को समझना और आखिर में उस 3D स्ट्रक्चर का खुलासा करना। तो कहानी शुरू होती है मशीन के बाहर। ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जहां सब कुछ हाथों से किया जाता है, और यही वो नींव है जिस पर पूरे एक्सपेरिमेंट की कामयाबी टिकी होती है। देखिए, एक साफ सिग्नल पाने के लिए ना तैयारी में कोई भी चूक नहीं हो सकती। सैंपल को एक खास सॉल्वेंट में घोला जाता है, फिर TMS जैसा एक रेफरेंस मॉलिक्यूल डालते हैं जो एक तरह से स्केल का काम करता है। आखिर में कांच की बारीक रुई से उसे फिल्टर किया जाता है ताकि धूल का एक कण भी ना बचे। यह साइंस से ज्यादा एक कलाकारी लगती है ना। अब सैंपल तैयार है। इसे एक स्पिनर में रखा जाता है जो इसे मशीन के अंदर तेजी से घुमाएगा, और मशीन के अंदर इसकी पोजीशन बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, मिलीमीटर तक। अगर जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो सारा खेल बिगड़ सकता है। अब सैंपल पहुंच चुका है मशीन के अंदर, और यहीं से शुरू होता है वैज्ञानिक और मशीन के बीच का एक, कह सकते हैं, एक संवाद। यहां एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाया जाता है। यहां एक बहुत ही जरूरी चीज होती है जिसे कहते हैं शिमिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुराने रेडियो पर आप खरखराहट के बीच एकदम साफ स्टेशन ढूंढ रहे हो। शिमिंग भी वही काम करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड को हर कोने से बिल्कुल एक जैसा बनाकर सिग्नल को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। देखिए, इस स्लाइड में शिमिंग की अहमियत बिल्कुल साफ दिखती है। बाईं तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड ठीक नहीं है तो सिग्नल एकदम बिखरा हुआ बेकार सा है, लेकिन दाईं तरफ देखिए, शिमिंग के बाद वही सिग्नल कितना साफ और नुकीला बन गया है। इसी साफ सिग्नल से हमें सारी जानकारी मिलती है। और ये कोई एक बटन दबाने वाला काम नहीं है। शिमिंग, लॉकिंग, ट्यूनिंग, ये सब असल में वैज्ञानिक और मशीन के बीच एक लंबी बातचीत की तरह है। इस कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करके वो दर्जनों सेटिंग्स को तब तक बदलते रहते हैं जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए। तो अब जब हमें एक साफ सिग्नल मिल गया तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस कच्चे डेटा को एक ऐसे नक्शे में बदलना जिसे वैज्ञानिक पढ़ और समझ सकें। मशीन से जो पहला सिग्नल हमें मिलता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है, एक धीरे धीरे खत्म होती हुई लहर जैसा। इसे फ्री इंडक्शन डीके या FID कहते हैं। ये समझिए कि ये अणु के न्यूक्लियस से आने वाली एक गूंज है जो एनर्जी पल्स मिलने के बाद धीरे धीरे शांत हो जाती है। लेकिन ये FID सिग्नल अपने आप में बहुत कुछ नहीं बताता। इसे समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की गणितीय तरकीब का इस्तेमाल होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये कुछ ऐसा है जैसे संगीत के एक सुर को उसके अलग अलग नोट्स में तोड़ देना। ये समय पर आधारित लहर को फ्रीक्वेंसी पर आधारित चोटियों यानी पीक्स के एक ग्राफ में बदल देता है जिसे हम पढ़ सकते हैं। तो अब आता है इस तकनीक का असली जादू। अब हम ये देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स यानी अणु एक दूसरे से कैसे और कहां जुड़ते हैं, और ये जानकारी दवा बनाने से लेकर बायोलॉजी को समझने तक हर चीज के लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास एक प्रोटीन है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई दवा या DNA का टुकड़ा उससे ठीक किस जगह पर जाकर चिपकता है? NMR हमें इसका एकदम सटीक जवाब दे सकता है। इसका जवाब है केमिकल शिफ्ट पर्टर्बेशन। नाम थोड़ा मुश्किल है पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सोचिए, एक ग्रुप में कुछ लोग बात कर रहे हैं और कोई नया मेहमान आके बैठता है तो उसके आसपास के लोग थोड़ा सा खिसकते हैं, अपनी जगह बदलते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल प्रोटीन से जुड़ता है तो जहां वो जुड़ता है वहां के परमाणुओं का NMR सिग्नल थोड़ा खिसक जाता है। इन बदलावों को ट्रैक करके ही वैज्ञानिक उस बाइंडिंग साइट का पूरा नक्शा तैयार कर लेते हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि NMR सिर्फ ये नहीं बताता कि मॉलिक्यूल कहाँ जुड़ते हैं, बल्कि ये भी बताता है कि वे कितनी मजबूती से जुड़ते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, अगर जुड़ाव बहुत मजबूत है तो हमें 2 अलग अलग सिग्नल दिखते हैं। अगर जुड़ाव कमजोर है तो एक ही सिग्नल धीरे धीरे खिसकता है।
और अगर जुड़ाव मीडियम है तो सिग्नल इतना चौड़ा हो जाता है कि लगभग गायब ही हो जाता है। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। ये सारा डेटा, ये सारी जानकारी आखिरकार मिलकर उस मॉलिक्यूल की पूरी 3D तस्वीर कैसे बनाती है? इसके लिए जो सबसे पावरफुल एक्सपेरिमेंट है उसे कहते हैं NOZ। इसका काम बहुत सीधा साधा है। ये उन प्रोटॉन्स के जोड़ों को ढूंढता है जो 3D स्पेस में एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। ये दूरी के आधार पर कनेक्शन बनाता है। और जब हम कहते हैं बिल्कुल पास, तो इसका मतलब है वाकई बहुत ही ज्यादा पास। NSC 5 एंगस्ट्रॉम से भी कम की दूरी नाप सकता है। ये इतना छोटा है कि ये 1 मिलीमीटर के 10 लाखवें हिस्से से भी कम है। सोचिए जरा कितनी जबरदस्त सटीकता है ये। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। एक बड़े प्रोटीन में तो सैकड़ों परमाणु होते हैं और उनके सारे सिग्नल एक दूसरे पर चढ़कर कुछ इस तरह का एक उलझा हुआ जाल बना देते हैं। अब इस खिचड़ी में से किसी एक सिग्नल को पहचानना तो लगभग नामुमकिन है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है और डायमेंशंस जोड़ना। जब एक्सपेरिमेंट को 3D या 4D में किया जाता है तो ये सारे सिग्नल फैल जाते हैं, सुलझ जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बहुत भीड़ वाले कमरे को एक बड़े हॉल में बदल देना, ताकि हर कोई साफ साफ दिखे। अब हर सिग्नल को प्रोटॉन्स के एक खास जोड़े से जोड़ा जा सकता है। और आखिर में ये रहा वो नतीजा जिसके लिए इतनी सारी मेहनत की गई। NSOS से मिली हजारों दूरियों की जानकारी को एक एक करके कंप्यूटर में डाला जाता है। ये पहेली के टुकड़ों की तरह है, और फिर कंप्यूटर उस एकमात्र संरचना को कैलकुलेट करता है जो इन सभी टुकड़ों को सही जगह पे फिट करती है, और हमें मिलता है प्रोटीन का ये शानदार 3D मॉडल। तो ये था एक सैंपल का सफर, एक मामूली से दिखने वाले तरल से लेकर जिंदगी को चलाने वाली मशीनरी की पूरी रूपरेखा तक। ये सोचना भी कितना रोमांचक है कि भविष्य में ये तकनीक हमें और कौन-कौन से राज दिखाएगी।